हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। इसके लिए मैं आप लोग को प्रैक्टिस कर लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि जो बच्चे कॉमर्स से हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनकी अपनी प्रिपरेशन हो जाए और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको सारी प्रैक्टिस टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्ति का आकार प्रभावित होता है, साइज ऑफ रिसीवर्स इज अफेक्टेड बाय क्रेडिट पॉलिसी, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिसीवर्स होते हैं उसका साइज जो होगा, यानी कि जो रिसीवेबल आपने पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं। रिसीवेबल्स जो आपको मिलने होंगे, पेबल जो आपको पे करने हैं। तो जो रिसीवेबल्स होते हैं उसका आकार होगा कि बहुत ज्यादा है या कम है। करंट एसेट होती है ना, रिसीवेबल्स करंट एसेट है और जो पेबल है वो करंट लायबिलिटी होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर किससे इफेक्ट करता है कि आपकी क्रेडिट नीति क्या है, उधार देने की। कितना भी ज्यादा आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, करेक्ट हो जाएगा। हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी आदतें कैसी हैं। वो उधार लेना चाहते हैं, क्रेडिट पर खरीदना, परचेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर कैश में। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है टर्म्स ऑफ पेमेंट, आपने किस तरह की पेमेंट की क्या कंडीशंस रखी हुई हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे जो कि डिफाइन करते हैं या जो कि डिसाइड करने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या साइज होना चाहिए रिसीवेबल्स का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोष के उपयोग का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फंड। इंक्रीज इन फिक्स एसेट, इंक्रीज इन कैश, टैक्स रिफंड, इंक्रीज इन एनी एबिलिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूज हुआ है जहाँ फंड का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब यूज की बात करते हैं, यानी कि कहीं इन्वेस्ट किया है आपने, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, वहां पर किए हैं, तो अगर कैश इंक्रीज हुआ है तब तो वहां पर सोर्स हो जाएगा। टैक्स रिफंड हुआ है तो भी आपके पास जो अमाउंट है वो मिला है आपको। कोई लायबिलिटी है तो भी आपने को अमाउंट मिला है। लेकिन जो अपने फिक्स एसेट में इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने परचेज करी है। जैसे कि कोई मशीनरी है, अब आपके पास बढ़ गई है, तो बढ़ेगी कैसे, आपने तो परचेज किया ना, तभी तो बढ़ेगी। तो वहां पर आपने फंड का यूज किया है। तो एक आंसर क्या यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए। कि जो ऑप्शन ए है वहां पर आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वही आपका यूज ऑफ फंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रय वापसी बुक पुस्तक का शेष हमेशा होता है। द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज डेबिट, डेबिटर क्रेडिट, क्रेडिट नाइदर डेबिट नॉट क्रेडिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है, क्योंकि जो आप लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल की कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनती हैं, जिसमें से एक बुक कौन सी होगी, परचेज रिटर्न बुक होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसमें किस तरह का शेष उसका रहता है, डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है, या डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, या फिर ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट। यहाँ पर जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा ही क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न से मतलब यही है कि जो भी कोई व्यक्ति था, कोई कस्टमर था, उसने जो भी आपसे परचेज किया था उसमें से कुछ मटेरियल को या सभी मटेरियल को उसने रिटर्न कर दिया है। तो जब वो परचेज कर रहा होता है तो वहां पर जो परचेज अकाउंट होता है वो डेबिट किया जाता है। लेकिन जब वो रिटर्न कर रहा होता है तो वहां पर परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, वो क्रेडिट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो परचेज रिटर्न बुक होती है वो क्या दिखाती है, हमेशा क्रेडिट शेष दिखाती है, क्रेडिट बैलेंस दिखाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र भुगतान के लिए दी गई छूट को कहा जाता है। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड ए डैश। रिबेट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। शीघ्र भुगतान के लिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लाता है जो भी एक मैन्युफैक्चरर है, जिसकी कंपनी है, इसलिए कि जो भी उससे परचेज कर रहे हैं वो जल्द से जल्द उसको क्या करें, पेमेंट कर दें। तो सप्लायर जिनको सप्लाई कर रहा है वो उसको जल्दी पेमेंट करें, इसलिए वो बहुत सी डिस्काउंट की पॉलिसीज को लाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शीघ्र भुगतान कराने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट कराने के लिए कौन सी डिस्काउंट पॉलिसी होती है। तो एक तो आपको पता होगा, एक ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, दूसरा कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ज्यादा जल्दी ही पेमेंट करवाने के लिए कौन सा डिस्काउंट ज्यादा यूज होता है, वो हो जाएगा कैश डिस्काउंट, नगद छूट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जब भी प्रॉम्प्ट पेमेंट की या फिर शीघ्र भुगतान की बात आएगी तो वहां पर आपका कैश डिस्काउंट ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेनदार क्या है? व्हाट इज द क्रेडिटर? प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन था कि व्हाट इज डेटर, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिटर। A creditor may be a bank, supplier, or person that has provided credit to a company. A creditor is a person or entity that owes money. A creditor is a person or entity legally required to provide a payment. None of these. तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि क्रेडिटर कौन होता है, तो एक लेनदार एक बैंक आपूर्तिकर्ता व्यक्ति हो सकता है जिसे कंपनी को ऋण प्रदान किया है। लेनदार वह व्यक्ति या संस्था है जिस पर पैसा बकाया है। एक लेनदार एक व्यक्ति या संस्था है जिसे भुगतान प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो जब बात आती है कि क्रेडिटर क्या होता है, तो डेटर्स जो होते हैं, डेटर आपके एसेट की तरह होते हैं। एसेट साइड में लिखा जाता है जो डेटर्स होते हैं कि जिनको आपने सेल किया है और वो आपको क्या करेंगे, अभी क्रेडिट पे सेल थी तो पेमेंट आपको नहीं मिला तो पेमेंट आपको करेंगे, तो आपके डेटर होते हैं। और जिनको आपको पेमेंट करना होता है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो जिन्होंने ऋण आपको प्रदान किया है और आपको उनको अभी भुगतान करना है, या फिर सामग्री कोई प्रदान करी, मटेरियल आपने उनसे परचेज किया है, आपको उन्हें पेमेंट करना है, तो वो क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि अ क्रेडिटर में बी अ बैंक होगा, सप्लायर हो सकता है, कोई पर्सन होता है दैट हैज प्रोवाइडेड क्रेडिट टू अ कंपनी, जो कंपनी को क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिएगा बहुत ही ठंडे दिमाग से पहले पढ़िएगा, जैसे कि मैं आप लोग को समझाती हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़िए पूरा, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आंसर क्या होना चाहिए ये देख करके चलिए। और कभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो एक बार ये समझने की कोशिश क्या करिए कि है तो कॉमर्स से अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कहीं पर कोई तो शब्द आपने पढ़ा होगा, तो वहां से आंसर को निकालने की कोशिश किया करिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। उसके कभी कभी इस मेथड से भी आंसर निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दी गई सूची से नाममात्र खाते की पहचान करें। आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम द बिलो गिवन लिस्ट। मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, जो नाम मात्र का खाता होता है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर उसको हटा ही देंगे। मशीनरी खाता कौन सा अकाउंट होता है? रेल अकाउंट होता है, आप सब लोग जानते हैं ये बात। जो कैश अकाउंट है, कैश क्या होती है, ये भी एक एसेट की तरह है, रेल अकाउंट हो जाएगा। जो किराया खाता है, रेंट अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीजें हम दिखाते हैं जो कि या तो एक्सपेंस होते हैं, या तो इनकम होती है, या तो प्रॉफिट होता है, या तो लॉस होता है। और किराया क्या है? एक्सपेंस है, तो किराया ही क्या हो जाएगा? हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। डेटर अकाउंट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कौन सा अकाउंट होगा? डेटर अकाउंट। कमेंट करिए मुझे, डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट का होने जाएगा? तो यहाँ पर जो किराया खाता है ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीर्घकालिक परिसंपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन जिनका कोई मूल्य होता है कहलाती हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एक्सिस्टेंस बट पोसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड डैश। इंटेंगिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म मानी जाती हैं लेकिन फिजिकली नहीं होती, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे कि गुडविल, सबसे अच्छा एग्जांपल गुडविल होता है। इसका ख्याति जैसे कहा जाता है, होती नहीं है लेकिन आपको सामने से तो नहीं दिखती, लेकिन वैल्यूएशन होती है। मोस्टली जब भी आप सेल कर रहे होते हैं या बिजनेस को किसी परचेज किया जाता है, वहां पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं ना कि काफी फेमस हैं उस जगह पर की, तो वो उसकी गुडविल बन जाती हैं। तो यहाँ पर वो किस तरह की संपत्ति कहलाती है? वो हो जाती है इंटेंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति कहलाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कैसे वैल्यूएशन करते हैं? जो गुडविल है, गुडविल के आपके 4 मेथड्स होते हैं। हाँ, पहला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, और हो जाता है एन्युटी मेथड। इन 4 मेथड से गुडविल को वैल्यूएशन निकाली जाती है, लेकिन वो आपकी इंटेंगिबल है, अमूर्त है, आप उसे देख नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस एक डैश है, ट्रायल बैलेंस इज ए डैश।
स्टेटमेंट अकाउंट समरी लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या है? यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में कि एक ट्रायल बैलेंस या फिर तलपट जिसे कहा जाता है वो क्या होगा। तो ये एक विवरण होता है। जिस तरह बैलेंस शीट एक आपका स्टेटमेंट होती है, इसी तरह से ट्रायल बैलेंस भी एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे बनाया जाता है? जो ट्रायल बैलेंस होता है वो जितने भी अपने लेजर में अकाउंट रखे होते हैं उन सब की जो शेष निकल के बैलेंस आता है उससे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई भी अंतर अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। एनी डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज टेम्परेरी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसे आप ट्रांसफर करते हैं जो सस्पेंस अकाउंट होता है इसमें। बाद में यही सस्पेंस अकाउंट आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्थापित करने के लिए मोहन को दी गई मजदूरी को डेबिट किया जाना चाहिए। वेजेस पेड टू मोहन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मशीन अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट। कि कोई मशीनरी थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो मोहन व्यक्ति था उसको क्या दी गई? वेजेस पे की गई हैं। तो वहां पर जो मजदूरी है, जो वेजेस दी गई हैं उनको हम कहाँ पर डेबिट करेंगे या किस नाम से डेबिट करेंगे या फिर किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? तो उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? जो मशीन अकाउंट है, मशीनरी का जो अकाउंट बनाया जाएगा उसमें डेबिट करेंगे। अगर हम वहां डेबिट ना करके कहीं और पे डेबिट कर देते हैं उसे, तो मोहन के खाते में कर दें या तो मजदूरी खाते में कर दें, वो गलत हो जाएगा। जो मशीनरी अकाउंट होगा क्योंकि उसी को स्टैब्लिश करने से रिलेटेड है और उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके ओवरऑल कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट में ही उसे डेबिट करेंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं देगी? Which of the following items will not appear in the debit side of the profit and loss account? ऑडिट फी, ऑफिस रेंट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, लाभानी खाता बनता है, उसके डेबिट साइड में तो आपको पता ही होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड बनाते हैं। जो इनडायरेक्ट इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड बनता है। तो जो डेबिट साइड में दिखाते हैं वो सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडिट फी है या फिर जो ऑफिस रेंट है या फिर जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों ही क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं। लेकिन जो आगत भाड़ा है, कैरेज इनवार्ड है, ये जब आप कॉस्ट शीट अगर आपको याद हो बनाते थे तो वहां पर हम कॉस्ट शीट बनाने में जो कैरेज इनवार्ड था उसको स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता था जब प्राइम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। किसमें जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबका अपना कुछ नेचर होता है, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। तो उसमें ध्यान देना पड़ता है आपको। अगर आपको पता है कि कौन सा एक्सपेंस किस तरह का है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष पर होने वाले व्यय को कहा जाता है द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, परचेजिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। जो आपके एग्जाम में तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके जो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं कौन से होते हैं या क्या कहा जाता है? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, परचेजिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? ये हो जाते हैं परचेजिंग एक्सपेंसेस यानी कि क्रय व्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक ये समझिए कि यहाँ पर बात हो रही थी ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हम चीज़ें दिखाएंगे जो डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड। तो वहाँ पर परचेज करने के एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप जो लेबर होगा या फिर जो मटेरियल होता है उसको परचेज करते हैं। कुछ डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, वो सब आ जाते हैं उसमें, तो इसलिए उसको हम परचेजिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विनिर्माण व्यय में भी। तो जो आपकी ये बुक यूथ के लिए रखी है जिससे कि प्रैक्टिस में सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को, तो उसमें भी आपका ये परचेज एक्सपेंसेस दे रखे हैं। विनिर्माण व्यय जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो वो उसमें आपके आ जाते हैं जो भी मोटिव पावर है या फिर जो गैस है, फ्यूल है, ऑयल है,
जो कोयला है, इससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं वो सब आपके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण के या फिर विनिर्माण के व्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो इस बुक में दे रखा है ऑप्शन बी है, परचेजिंग एक्सपेंसेस ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अप्रैल 2022 को 4 महीने के लिए बिल निकाला जाता है जो मांग पर देय नहीं है, तो देय तिथि या परिपक्वता की तारीख क्या होगी? इफ अ बिल इज ड्रॉन not payable on demand on 1st April 2022 for 4 months. The due date of our date of the due date or date of maturity will be 3rd August 2022, 7th August, 2nd August and 4th August. यहाँ पर जो एयर है वो सेम ही दे रखा है, सबने अलग अलग डेट बता रखी है कि कब वो मैच्योर हो जाएगा, कब उसकी ड्यू डेट होगी। और एक चीज साथ में जो मेंशन करी है कि मांग पर देय नहीं है, यानी कि ऑन डिमांड वाला नहीं है। 4 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बिल अपने आप ही क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो परिपक्वता की अवधि जो है उसकी मैच्योर 4th मंथ तक उसकी के बाद उसकी मैच्योरिटी है। तो यहाँ पर 4 मंथ कब कंप्लीट होंगे आपको ये काउंट करके बताना है। तो 1 अप्रैल 2022 को है, 4 महीने के लिए है, तो उसके बाद के 4 मंथ काउंट कर लीजिए कैसे निकल के आएंगे। तो उसको अगर हम काउंट करते हैं तो 4 मंथ जो होंगे, वैसे तो अगर आप नॉर्मली काउंट कर रहे हैं 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल से, तो कितना हो जाएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, एक तो अप्रैल हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल से फिर आपका आ जाएगा 1 मई आ जाएगा। उसके बाद आएगा 1 जून। उसके बाद आ जाएगा 1 जुलाई। तो अप्रैल से मई एक मंथ हो गया, मई से जून आपका 2nd मंथ हो गया, जून से जुलाई 3rd मंथ हो गया, और 1 क्या कह रहा है, अगस्त। 1 अगस्त तक जाकर आपका 4 मंथ कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर ट्रिक थोड़ा सा क्वेश्चन में ये है कि 1 अगस्त तक आपका होगा यहाँ पर, लेकिन 1 अगस्त की कोई डेट नहीं दे रखी है, कंफ्यूज आप लोग होंगे। तो 3 दिन का क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और तो वहाँ पर टोटल जो आपके बनेगा टाइमिंग, तो 1 अगस्त में 3 दिन और ऐड कर दीजिए, 4 अगस्त तक होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर 4 अगस्त होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 1 अगस्त आएगा, तो ऐसा नहीं है, 1 अगस्त नहीं होगी, इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के और ऐड होंगे, तो जो आ जाएगा 4 अगस्त 2022 आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ पर हो जाएंगे कंफ्यूज कि क्या है, किस तरह से इसको आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनादर पर एक प्रतिज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है। ऑन डिसऑनर अ प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर्स नथिंग एक्सेप्टिंग डिस्काउंटिंग नन ऑफ द अबव। कि अनादर पर अगर डिसऑनर हो जाता है किसी प्रॉमिसरी प्रतिज्ञा पत्र का, तो वहां पर क्या रिक्वायर नहीं होगा, कोई नोट करना, यहाँ वहां पर कोई नोट मतलब बनाना, तो स्वीकार करना उस पर या छूट देना। तो क्या स्वीकार क्या जो होगा, प्रॉमिसरी नोट पर उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो हो जाएगा स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। कि अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश खातों का एक समूह है, डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, जर्नल, पोस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो जर्नल तो आपको पता ही है, अकाउंट्स नहीं बनते, यहाँ पर क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन की है उसकी हम एंट्रीज करते हैं। पोस्टिंग क्या होती है, जर्नल से जब हम लेजर में ले जा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेजर होगा, बही बोलें या खाता बही भी लिखा हो सकता है, वो हो जाती है खातों का एक समूह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता आय और व्यय खाते के रूप में तैयार नहीं किया जाता है। Which of the following does not prepare account initialed as income and expenditure account? A public limited company, a charitable organization, a professional firm, a welfare club. क्वेश्चन में कह रहा है कि आय व्यय खाते के रूप में नहीं तैयार किया जाएगा। जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से किसमें आय व्यय खाते के रूप में तैयार नहीं किया जाता। तो इनकम और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है कहाँ बनता है, जो कि आपकी ऐसी होती हैं संस्थाएं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गैर लाभ के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर बनाया जाता है। जिसमें से कौन से हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर कौन सी संस्था उसे नहीं करेगी, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा ये अकाउंट तैयार नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अकाउंट तैयार करेंगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपने होते हैं वो तैयार करेंगी।
लेकिन बाकी तीनों के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पूछा है कि कौन नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6500 की प्रविष्टि गलत तरीके से मशीनरी खाते की बजाय वेतन खाते में पोस्ट कर दी गई है क्योंकि वेतन को पूंजीगत किया जाना है या है। An entry of 6500 was wrongly posted to salaries account instead of machinery account as salaries are to be capitalized. It is dash. An error of commission, a clerical error, an error of principal, an error of omission. यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट दे रखा है 6500 का, जिसमें कि मशीनरी खाते में पोस्ट किया जाना था, जो उसकी जो एंट्री की जानी थी मशीनरी अकाउंट में की जानी थी, लेकिन कहाँ कर दी गई है, सैलरी अकाउंट में कर दी गई है। तो ये किस तरह की गलती है या किस तरह की त्रुटि है, तो प्रिंसिपल ही चेंज हो गया, क्योंकि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री थी क्योंकि मशीन के से रिलेटेड थी तो उसी अकाउंट में करनी चाहिए थी, वेजेस अकाउंट में या सैलरी अकाउंट में कर दी गई है, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय का रिटर्न अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान करती है। सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल किया जाता है किस सेक्शन में आता है, वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, सेक्शन 139 ही दे रखी है, उस ऑप्शन में आपके 5341 बता दिया है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं। अब धाराएं अलग अलग दे रखी होती तो ज्यादा आप लोग के लिए इजी रहता, लेकिन धारा सेम है, आपको सब सेक्शन जो है वो चेंज कर दिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 इसके अंतर्गत फिल किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक पुस्तक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेन जर्नल बनता है जर्नल, और जर्नल के साथ साथ उसकी कुछ सहायक बुक्स भी बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। तो कौन सी बुक नहीं है, परचेज बुक, डिसेबल बुक, सेल्स बुक, एसेट बुक। तो परचेज बुक भी बनती है, डिसेबल भी बनती है और सेल्स बुक भी बनती है। कौन सी नहीं बनती है, जो आपकी एसेट बुक है ये कोई बुक नहीं बनती, यानी कि जो संपत्ति पुस्तक है ऐसी कोई पुस्तक नहीं बनाई जाती, बाकी के तीनों ही बनाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्थिति कथन माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर किसको एक पोजीशन स्टेटमेंट माना जाता है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये भी अकाउंट है, तो P&L भी अकाउंट है, ट्रेडिंग भी अकाउंट है, तो सीधा सीधा यहीं से निकल रहा है कि स्टेटमेंट की बात हो रही है। स्टेटमेंट जो कि एक विवरण होता है, विवरण कौन सा होता है, बैलेंस शीट होती है। यहाँ पर अगर ट्रायल बैलेंस भी दे रखा हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती, लेकिन वो भी नहीं दे रखा, स्टेटमेंट से टेक ही है बैलेंस शीट, तो इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं। स्थिति कथन, तो बैलेंस शीट ही क्या है, एक निर्धारित तिथि पर बताती है कि वो जो बिजनेस है उसकी एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन क्या है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश वर्तमान परिसंपत्ति के लिए एक उदाहरण है, वर्तमान आप यहाँ पे इसको चालू भी कह सकते हैं, चालू खाता कहा जाता है या चालू संपत्ति। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेंट्री। तो इसमें से कौन सी करेंट एसेट है, तो जो लैंड है, बिल्डिंग है और गुडविल है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही हो जाएंगी हमारी फिक्स्ड एसेट है। गुडविल भी इंटेंगिबल है लेकिन ये लॉन्ग टर्म एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। कौन सी हो जाएगी चालू संपत्ति, हो जाएगी जो सामग्री होती है, इन्वेंट्री होती है, या इसको मटेरियल भी कह सकते हैं, तो ये आ जाती है करेंट एसेट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय आयगत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट ए रेवेन्यू, ऑफिस फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ सेलेबल गुड्स, बैड डेट प्रीमियम गिवन ऑन लीज। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये कि कौन से एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं, कौन से कैपिटल होते हैं, आपको याद होगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा आयगत नहीं है, आयगत ऐसे होते हैं जो बार बार क्या होते हैं, बार बार होने वाली प्रकृति के होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए आवश्यक होते हैं, या बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पे उनका यूज किया जाता है या एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें से,
ऑफिस फर्नीचर यानी कि कार्यालय, बिक्री योग्य वस्तुओं की लागत, अशुद्ध ऋण भी कह सकते हैं, खराब ऋण, पट्टे पर दिया गया प्रीमियम। तो आयगत प्रकृति किसकी नहीं है तो वो हो जाएगा जो कार्यालय फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। वो किस तरह का फर्नीचर है, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं नेचर में, कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो बैड डेट में होती है, तो बैड डेट भी आपका रेवेन्यू नेचर का ही होता है, वहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ऑफिस फर्नीचर है लॉन्ग टर्म की उससे लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म की एसेट है, इस वजह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी यही होती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन समीकरण में दोहरे पहलू की अवधारणा का परिणाम। Dual aspect concept result in the accounting equation. Asset is equal to owner's equity. Asset is equal to outside liability. Asset is equal to internal liability. Asset is equal to outside liabilities plus owner's equity. जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन शामिल किए थे अलग अलग तरह से, आज भी एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम डुअल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो एक साइड तो एसेट ही आएगी, क्लियर है, दूसरे साइड कौन सी चीजें आएंगी, तो वहां पर आपके आउटसाइड लायबिलिटीज भी आती हैं और ओनर्स की इक्विटी भी आती है, दोनों को शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड is based on principle of cost, objectivity, matching, materiality। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यय का निर्धारण का जो सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड होता है, लागत पर, निष्पक्षता पर, मिलान पर या फिर भौतिकता पर। तो जब भी व्ययों के निर्धारण की बात हम कर रहे हैं तो ये किस पर बेस्ड होता है, ये मिलान अवधारणा पर, मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मैंने आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं तो यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल में समझाया था। अगर वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप लोग सारी वीडियोस देख लीजिए अच्छे खासे, उसने आपका लगभग सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको देख लीजिए तो आपको सब इजी लगेगा और सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। जो कॉन्सेप्ट है उसे रिलेटेड, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर ही आएगा, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपार्जन अवधारणा का संबंध किसके निर्धारण से है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम लॉसेस। जो उपार्जन अवधारणा होती है तो उसका वो किस चीज से रिलेट करती है या किसके डिटर्मिनेशन से वो रिलेट करती है, वो हो जाएगी व्यय और आय, एक्सपेंसेस और जो इनकम होती है उसके निर्धारण से रिलेटेड होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट शब्द लैटिन शब्द अडायर से लिया गया है जिसका अर्थ है, वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर विच मीन्स डैश, एक्टिवेटिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, सर्चिंग। तो यहाँ पर जो कल की वीडियो में मैंने शामिल किया था उसमें था कि जो अडायर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया था, लैटिन शब्द से लिया गया था और उसकी मीनिंग भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है। जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसको ध्यान से सुना करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कल की वीडियो, कल का जो प्रैक्टिस सेट था अच्छे से समझा है तो इसकी मीनिंग आपको पता होगी। जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट का अर्थ है, ऑडिट मीन्स टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंट, टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स। ऑडिट का जो अंकेक्षण होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, तो अंकेक्षण की मीनिंग में बुक्स तैयार करना नहीं होता, ट्रायल बैलेंस तैयार करना नहीं होता, एडजस्टमेंट करना भी नहीं होता। क्या होता है, जांच करना, एग्जामाइन करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में आयकर किस वर्ष लागू किया गया था, 1850, 1860, 1886, 1961। तो भारत में जो आयकर था वो कब से लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था 1860 में, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में।
तो वो 19 तो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में तो 1860 में किया गया था, 1860 में किया गया था। किसने किया था? तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया था, काफ़ी डिटेल में बताया था कि जो जेम्स विल्टन थे उनके द्वारा 1860 में सबसे पहले लगाया गया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे जो भी लॉसेस हुए थे उसको रिकवर करने के लिए 1860 में लगाया गया था। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, 1961 में बना था लेकिन लागू जो हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लागू जो हुआ था वो 1962 में हुआ था, 1961 में बनाया गया था एक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1860 से पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रथम बार नहीं लिखा। अगर फर्स्ट टाइम लिख दे कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस कब किया गया था, फर्स्टली इंट्रोड्यूस, तो फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1860 में किया गया था, पहली बार, प्रथम बार। और वैसे अगर पूछेगा कि मतलब 1961 जो एक पूरा वो बना था अधिनियम, उसके बाद तो 1962 यहाँ पर दे रखा होगा ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी। कई बार क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ट्रिक होती है। इसमें ट्रिक यही थी कि यहाँ पर 1962 होना चाहिए था साथ में। अगर बात करी जाए थी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो बना था, 1961 में अधिनियम बना था, 1962 में लागू किया गया था। यहाँ पर 1962 नहीं दे रखा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, ऑप्शन डी को लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो प्रथम बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। यही सब ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस में जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कंटेन्स डैश अल्फाबेट्स, पैन में डैश अक्षर होते हैं 5, 6, 10, 8। पैन कार्ड सबका बना होगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं। कुछ आपके अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर भी साथ में होते हैं टोटल। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ अक्षर की बात कर रहा है, अल्फाबेट्स की बात कर रहा है, तो टोटल कितने होते हैं एक पैन में? टोटल जो होते हैं वो हो जाएंगे 6 होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 अल्फाबेट्स होते हैं प्लस। सिर्फ ये नहीं होता कि टोटल नंबर आपके टोटल जो होंगे वो 6 ही होंगे, आपको टोटल पूछे और आप 6 आंसर लगा दें, ऐसा नहीं है। 6 अल्फाबेट होते हैं और क्या होता है, 4 न्यूमेरिकल होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाते हैं 10। टोटल आपके 10 होते हैं। सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरह से लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपका ऐसे ही लिख रही हूँ, कोई किसी का है नहीं जो आप लोग सोचिए कि है। यहाँ पर सिर्फ मैं ऐसे ही आप लोग को बता रही हूँ। तो ये 6 अल्फाबेट हो गए और साथ में कोई भी 1 1 1 कर दिया, कुछ भी है, नंबर्स लिख दिया, टोटल 10 हो जाएंगे। तो एक आंसर यहाँ पर है, कंफ्यूज करने के लिए 10 भी दे रखा है, लेकिन हमें 10 नहीं लगाना, अल्फाबेट पूछा है, 6 लगाना है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यहीं पर गलती होती है, क्या पूछ रहा है इसको ध्यान में रखिएगा। जितना ज्यादा आप अटेंटिव होकर पेपर को देंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो वो भी आप सही करके आएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में आकर के बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पेपर को सॉल्व करिएगा तो जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। बाद में जब घर में आप देखते हो तो आप सोचते हैं ये तो आ रहा था हमको और हमसे गलत हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी जल्दी मैं लेकर के आप लोग के लिए आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।